Good morning, Akarshak and Vedant. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Vedant. Ask your classmate to join the class. Yes, ma'am, we have dropped a message in the class group. I'm waiting for a minute, sir. Okay, ma'am. So, in the today lecture, we will look at remote procedure call. In the previous class, we have seen a synchronization related thing, and before that, somewhere we have also seen the message passing. So basically IPC we have seen, or you can say message passing. So inter-process communication we use when we want that two process should communicate to each other, and that objective of communication between two processor can be anything. Like I say, if I want the load balancing among the machines, so what happen, in my each machine there is a one procedure is running that will observe the local state, means how many CPU are using, how many memory uses or secondary storage available, and each machine there is a one procedure is running that is observing the current state of a machine. So what happened, these processor that is running on each machine collect the local information, and at some point of time they communicate to each other to take some decision that whenever be the next load next request come, where we have to send. So that is the IPC. IPC मीन्स है कि दो प्रोसीजर या मोर देन टू प्रोसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. ठीक है. अब आज का जो हम लेक्चर है वो आईपीसी आरपीसी पर है. तो आईपीसी और आरपीसी में यही डिफरेंस है कि आईपीसी तो बेसिकली एक हमारा यू कैन से प्रॉब्लम डिपेंडेंट है कि आप प्रॉब्लम जिस तरह से होगी उस तरह से आप मैसेजेस बनाओगे और कॉल करोगे और एक दूसरे को अपडेट करोगे. और जो आरपीसी है दैट इज अ रिमोट प्रोसीजर कॉल, मीन्स सिंपल. इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम मैसेज पासिंग. व्हाई इट इज अ डिफरेंट? बिकॉज एक मिनट में आ रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो हमारा है ये प्रॉब्लम पे स्पेसिफिक नहीं है. एक सिंपली जब भी आपको कोई भी प्रोसीजर आपको कॉल करना होगा तो एक उसका सिंपल सिमेंटिक्स है, उसको उसके अकॉर्डिंग आप उस रिमोट प्रोसीजर को कॉल करोगे. और जबकि आईपीसी में क्या होगा कि वो बेस्ड ऑन प्रॉब्लम पे डिजाइंड है, तो आप उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपका मैसेज का फॉर्मेट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप कॉल करोगे या अपडेट करोगे एक दूसरे को. अब रिमोट प्रोसीजर कॉल और सिंपल प्रोसीजर कॉल ऑलमोस्ट सेम ही है. ओनली द डिफरेंस यहाँ पर यही है कि जिस प्रोसेस को हम कॉल करते हैं वो दूसरी मशीन पर एग्जिस्ट करती है, और दूसरी मशीन पर एग्जिस्ट करती है तो उसकी एड्रेस स्पेस डिफरेंट होती है. It means it cannot access my local variable or my
यूजर डिफाइंड वेरिएबल और अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हमें कॉपी करना पड़ता है into the message. Clear what I want to say? Just a minute, I am coming. पहला तो मैंने बोला कि आईपीसी और आरपीसी में ये डिफरेंस है कि आईपीसी जो है प्रॉब्लम डिपेंडेंट है और आरपीसी प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट है। मतलब वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम यूज कर सकते हैं, और जबकि आईपीएससी जो है जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग आपका मैसेज का फॉर्मेट होगा और आप कम्युनिकेट करोगे। अब नेक्स्ट आता है आरपीसी और सिंपल प्रोसीजर कॉल। सिंपल प्रोसीजर कॉल अभी तक आप करते आए हो, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। अब ये भी है तो सेम ही प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ जैसा ही, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जिस अब मैसेज को आप कॉल कर रहे हो उसका जो कोड है वो दूसरी मशीन पर है, और जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो जिस मशीन के लिए, तो वो जो हमारी मशीन है वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकती, या एक्सेस करेगी तो उसको अलग से एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजना पड़ेगा, फिर वो उसकी वैल्यू हमें भेजेगी, देन वी आर एबल टू एक्सेस। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल प्रोसीजर कॉल एंड आरपीसी. So whenever we are designing a RPC, then these are the following feature we want कि it should be a simple होना चाहिए, जैसा कि हमारा simple procedure call होता है, और local procedure जैसे ही उसके semantics होने चाहिए, means उसके meaning वैसे ही होने चाहिए, and there should be a well defined interface होना चाहिए, it is easy to use होना चाहिए, सिमेंटिक और सिंटैक्टिक सिंपल जैसा हमारा लोकल प्रोसीजर कॉल का होता है वैसे ही होता है। It is generality. This feature is owing the fact that single machine computation procedure call are often, ये most है, ठीक है, it is efficient होना चाहिए। तो ये सारे फीचर होने चाहिए बेसिकली कि जो हमारा लोकल प्रोसीजर कॉल है और रिमोट प्रोसीजर कॉल है उसका सिंटैक्स और सिमेंटिक सेम होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, यस। तो जब भी अगर कोई प्रोसेस रिमोट प्रोसीजर को कॉल करता है तो it means both are the different machine in general. Although if we are implementing, we can implement on the same machine, but in general our client, one is a client process, then another is a server process, and client process exists on a different machine and server process exists on a different machine. तो जब भी कॉलर जो है किसी मैसेज प्रोसेस को कॉल करेगा तो उतने टाइम तक जब तक उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा वो ब्लॉक रहेगा। जब उसको रिजल्ट यहाँ से मिलेगा देन ओनली इट विल रिज्यूम द एग्जीक्यूशन। इन जनरल हमारा जो रिमोट प्रोसीजर कॉल होता है वो इसी तरह से होता है कि जब तक मुझे उसका रिजल्ट नहीं होगा तब तक हम ब्लॉक रहते हैं, और इन जनरल हमारा लोकल प्रोसीजर कॉल भी यही सिमेंटिक को फॉलो करता है, ठीक है। सो दिस इज आवर सिंपल रिमोट प्रोसीजर कॉल mechanism. Then once we come that remote procedure call, and then we come to the transparency. So what is the meaning of transparency? Showing something or not showing, or hiding something. So transparency means that you can say hiding something. User should not aware that multiple instances are exist. So same way user should not aware that he is calling the remote procedure or local procedure. तो अभी दो चीज आती है। अब यूजर कैसे अवेयर नहीं होगा कि भाई ये लोकल प्रोसीजर है या रिमोट प्रोसीजर है, तो उसका ये कि हमारा जो उसका सिंटैक्स हो वो सेम हो और सिमेंटिक सेम हो। तो हमारा सिंटैक्स तो सेम ही होता है कि आप प्रिंट एफ लिखते हो तो वो लोकल पर एग्जिस्ट कर रहा है, रिमोट पर कर रहा है। यूजर तो उसे वैसे ही कॉल करेगा, प्रिंट एफ नंबर ऑफ पैरामीटर ही विल पास। बट जो सिमेंटिक है, सिमेंटिक ट्रांसपेरेंसी मीन्स दैट उसका जो भी पैरामीटर्स है और उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो भी लोकल पैरामीटर्स प्रोसीजर कॉल के इक्वल होना चाहिए। तो इन जनरल में वो होता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इसलिए नहीं होता है
क्योंकि अगर आपने कोई पैरामीटर पास करा है कॉल बाय वैल्यू, तो वो वाला पैरामीटर रिमोट प्रोसीजर तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, और अगर रिमोट प्रोसीजर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा तो उसका सिमेंटिक डिफरेंट हो गया. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि सिंटैक्टिकली ट्रांसपेरेंसी इज automatically available in the RPC, but semantic transparency we will achieve by using a client stub or server stub. ठीक है. So it is not very difficult to achieve a synthetic transparency of this because उसका जो है ये सस्पेंड रहता है. और बट सिमेंटिक ट्रांसपेरेंसी हमको रिमोट प्रोसीजर कॉल में अचीव नहीं होती है, या is exactly achieving exactly same semantic for remote procedure call as for local process is close to impossible है. और उसके 3 रीजन है. पहला रीजन तो यही है कि लोकल प्रोसीजर कॉल और रिमोट प्रोसीजर कॉल जो एग्जीक्यूट होते हैं उनकी डिफरेंट एड्रेस स्पेस होती है, तो इसलिए वो जो है हमारा कॉल प्रोसीजर है, इट कैन नॉट एक्सेस द पैरामीटर्स विच इज अवेलेबल ऑन द लोकल सिस्टम. दैट इज द प्रॉब्लम. तो अभी उसका ये है कि हमारे पास 2 तरीके से हम पैरामीटर पास कर सकते हैं. एक तो शेयर्ड मेमोरी के थ्रू, और दूसरा है कि हम कॉल बाय रेफरेंस यूज करें. ठीक है. तो अगर हम शेयर्ड मेमोरी के थ्रू यूज करें तो दैट इज आवर यू कैन से डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम. और दूसरा हम कॉल बाय रेफरेंस के करेंगे तो हमें क्या होगा कि जब भी आपको उस वेरिएबल को एक्सेस करना पड़ेगा तो एक रिक्वेस्ट क्लाइंट को भेजनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज कि गिव मी द वैल्यू ऑफ दिस. सो दैट इज आल्सो मीन्स कॉस्टली. तो अगर हमें सिमेंटिक ट्रांसपेरेंसी अचीव करनी है तो पहली प्रॉब्लम एड्रेस स्पेस की है. दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये है कि जब आप रिमोट प्रोसीजर कॉल कर रहे हो तो उसके लिए बेसिकली जाएगा तो मैसेज ही. अब वो मैसेज ही लॉस्ट हो जाए, हमारा नेटवर्क अनरिलायबल है, इसमें मैसेज डिलीवर होता है उसकी गारंटी होती है, बट इट कैन बी डिलीवर आउट ऑफ ऑर्डर आल्सो. So how we will handle this? That is also a problem with the remote procedure call. Third problem is remote procedure call is it takes more time than the local procedure call. तो obviously कि आपका जो भी पैरामीटर है उसको पहले आप एज अ पार्ट ऑफ मैसेज बनाओगे, फिर उसको वहाँ पे भेजोगे, फिर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर आप उसका रिटर्न करोगे. So 3 issues with the सिमेंटिक ट्रांसपेरेंसी. पहला है कि दोनों का एड्रेस स्पेस डिफरेंस होता है. दूसरा है कि फेलियर कैन अकर हो सकता है, तो उसमें हम लॉस मैसेज को या करप्ट मैसेज को कैसे हैंडल करेंगे. और तीसरा है कि हमारी जो दोनों की अगर लोकल रिमोट प्रोसीजर कॉल करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है इन जनरल, क्योंकि वी हैव टू call the pass the all the parameter to the another process, then we have to get the results. So till that time client has to wait. Is it clear? Anybody can tell me what are the 3 issues with the semantics of RPC? RPC semantic में क्या issues आएंगे? ओके वेदांत अभी इसका आंसर बता सकते हो? गोन. ठीक है, तो मेरे को ही पढ़ना. जयदीप आप बोल रहे हो क्या कुछ? ठीक है, तो ये 3 इश्यूज है with the semantic. So that is a caller should have a flexibility. तो बेसिकली यही है कि अगर ये तीनों इश्यूज है तो इनको कैसे हम हैंडल करें. तो हमारा जो आरपीसी है उसमें ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, या हमारी एप्लीकेशंस में ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि फेलियर और लॉन्ग डिले को हैंडल कर सके. सो द कॉलर शुड हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू हैंडलिंग फेलियर एंड लॉन्ग डिले is an application dependent. In conclusion, although in most environment total semantic transparency is impossible,
enough can be done to ensure that distributed application programmers feel comfortable. Now we come to the implementation of a RPC. तो अभी क्या है कि हमारा जो लोकल प्रोसीजर कॉल है उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको मैसेज में कॉपी करेंगे, और अगर मेरा कोई कॉल बाय रेफरेंसेस है तो उसको भी मैं कन्वर्ट करूँगी, उसके 2-3 तरीके हैं, और उसको मैसेज में मैं ट्रांसमिट करूँगी। तो उसके लिए हमारा मतलब बेसिकली यू कैन से कि वॉट एवर बी आर्ग्यूमेंट यू वॉन्ट टू सेंड, you have to pack that argument into a message, and that task is done by the client stub and the server stub. तो दोनों साइड पर एक स्टब होता है दैट एग्जिस्ट इन अ कर्नल। तो जब भी क्लाइंट एक कॉल करेगा किसी प्रोसीजर का और क्लाइंट का कंपाइलर देखेगा कि ये प्रोसेस कॉल रिमोट प्रोसीजर कॉल है, तो क्लाइंट स्टब कॉल होगा। वो क्या करेगा, जो आर्ग्यूमेंट आप भेजना चाहते हो उसको पैक करेगा अकॉर्डिंग टू सम देयर पॉलिसी, and then it will transmit that message to the RPC runtime system. RPC runtime system देखेगा कि वो प्रोसेस कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंग वो उस रिक्वेस्ट को उस सर्वर पर ट्रांसमिट करेगा। सर्वर स्टेप क्या करेगा, जो भी उसको मैसेज मिला उसको अनपैक करेगा और सर्वर उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो दिस इज द सिमेंटिक कि भाई जब भी कोई क्लाइंट है वो कॉल करेगा, और क्लाइंट स्टब क्या करेगा, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं चाहे वो कॉल बाय वैल्यू है या कॉल बाय रेफरेंस है, बेस्ड ऑन देयर पॉलिसी, और based on that it will be copied into the message and transmit on to the RPC runtime system. RPC runtime system simply basically क्या करेगा, सेंड करेगा उस मैसेज को सर्वर को, और सर्वर के यहाँ पर भी सर्वर स्टेप है, वो उसको क्या करेगा, अगेन अनपैक करेगा अकॉर्डिंग टू द सर्वर एग्जीक्यूट करेगा, वापस रिटर्न रिजल्ट आकर यहाँ तक रिटर्न हो जाएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लाइंट स्टब एंड सर्वर स्टब। तो क्लाइंट स्टब एंड सर्वर स्टब क्या करेंगे कि जो आपके आर्ग्यूमेंट्स है बेसिकली उसको मैसेज का पार्ट बनाएंगे। कॉल बाय वैल्यू है तो वो सारे जो आर्ग्यूमेंट्स है उनकी वैल्यू मैसेज में डाल देगा। अब हमें पता है कि हमारे कई तरह के वेरिएबल होते हैं, यू कैन से स्केलर टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और स्ट्रक्चर डेटा टाइप। तो हमारा अगर कॉल बाय वैल्यू तो सिंपली आई कैन कॉपी दिस आर्ग्यूमेंट इनटू द मैसेज, और कॉल बाय और स्ट्रक्चर डेटा टाइप है तो उसको भी मैं कर सकती हूँ, जैसा मेरा एरे है या स्ट्रक्चर है। बट अगर मेरा पॉइंटर है तो उस केस में मैं क्या करूँगी, अगर मैं एज अ पॉइंटर भेजूंगी तो क्या होगा कि सर्वर साइड क्या करेगा, उसको कॉल करेगा। तो हर रिक्वेस्ट पर वह सर्वर पर एक रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट पर कि गिव मी द वैल्यू ऑफ दिस, गिव मी द वैल्यू ऑफ दिस। तो वो क्या हो जाएगा कि मतलब थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स है दैट इज अ कॉल बाय रेफरेंस है, उस पूरे के पूरे रेफरेंस को मतलब उससे रिलेटेड जो भी डेटा है बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर है, लाइक यू कैन से ट्री और ग्राफ है, उसको हम सर्वर पे ही कॉपी कर देते हैं एक ही बार में इंस्टेड ऑफ मल्टीपल टाइम। तो उससे एडवांटेज ये हो जाता है कि बार बार में कॉल नहीं करना पड़ता। और फिर ये सिंपल हमारा आरपीसी रन टाइम सिस्टम है जो कि बाइंड करता है कि भाई कौन से सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी। अगर बहुत सारे सर्वर है तो उसमें से जो इस रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकता है तो वन ऑफ द सर्वर को वो रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, तो दिस इज आई हैव सेंड कि भाई क्लाइंट स्टेप क्या करेगा, ऑन द रिसीव्ड ऑफ दिस अ पैक द टारगेट एंड आर्ग्यूमेंट इनटू अ मैसेज में उसका पार्ट बना देगा। दैट इज व्हाट इट हैज एक्सप्लेन। अब है कि हमारा जो स्टब जनरेशन है वो कैसा होगा। तो स्टब जनरेशन मीन्स बेसिकली आप अपने लोकल आर्ग्यूमेंट्स को यू कैन से ग्लोबल आर्ग्यूमेंट और रिमोट आर्ग्यूमेंट बनाओगे। तो एक तो होता है कि मैनुअली किया जाए। इन दिस मेथड आरपीसी इम्प्लीमेंटर प्रोवाइड अ सेट ऑफ ट्रांसलेशन फंक्शन फ्रॉम विच यूजर कैन कंस्ट्रक्ट हिज ओन स्टब, मतलब वो उसको इंटरफेस प्रोवाइडेड होगा और वो खुद करेगा जो भी प्रोग्रामर है या एप्लीकेशन है। और एक है कि ऑटोमेटिकली हो जाए। तो ऑटोमेटिकली हमारा जब भी दो मशीन्स होती हैं
और दोनों मशीन की डिफरेंट लैंग्वेज होती है, तो हम एक इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करते हैं। उस इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज इज नथिंग बट जस्ट इट प्रोवाइड्स कि जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कैसे हैं, मतलब वो इनपुट टाइप के हैं या आउटपुट टाइप के हैं या दोनों टाइप के हैं और उसकी डेफिनेशन भी पूरी प्रोवाइडेड होती है। जैसे अभी मैं बताती हूँ, नीचे एक जगह है 4.21 पे। ये रहा। तो ऐसा हमारा इंटरफेस, सिंपल जैसा इंटरफेस होता है वैसा ही है। ऐसी इंटरफेस है, उसका नाम है और ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल के टाइप बता दिया और उसका नाम बता दिया। और फिर जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हम यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है इनपुट टाइप का है कि आउटपुट टाइप का है। तो दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग विच वी विल डिफाइन इन द इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज. And if some variable is a type of in and out, it means it will be used by the both. And some variable is type of out, it means it is used by the server, or on this server will write. That is the meaning. And in means it is written by the client. So this is an example of interface definition. So this kind of definition is made in the generation of RPC. तो वी वर हेयर कि भाई हमारा जो इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज है या मैनुअली और ऑटोमेटिकली है, तो मैनुअली मीन्स कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर विल प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, एंड ऑटोमेटिकली मीन्स कि ऑटोमेटिकली जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टब जनरेशन होगा। तो उस केस में जो हमारा स्टब जनरेशन होता है वो इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज टू डिफाइन द इंटरफेस बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि इनपुट आउटपुट और बोथ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इट स्पेसिफाइड, एंड जो सर्वर प्रोग्राम होता है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ एक्सपोर्ट, एंड क्लाइंट प्रोग्राम इसको कॉल करता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द इम्पोर्ट द इंटरफेस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आवर इंटरफेस। नाउ वी कम टू द आरपीसी मैसेज। तो जैसा हमारा टीसीपी होता है, although it is said कि it is independent of a TCP, but it works over the TCP. मतलब TCP एक अलग है, RPC अलग है। तो RPC के जो भी मैसेजेस जाएंगे वो TCP पर ही जाएंगे। तो अब जो RPC के मैसेज है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक रिक्वेस्ट और एक रिप्लाई। और रिप्लाई टू काइंड का हो सकता है, एक सक्सेसफुल रिप्लाई, एक अनसक्सेसफुल रिप्लाई। तो आरपीसी का जो रिक्वेस्ट मैसेज है वो क्लाइंट भेजेगा कि आई वांट टू एग्जीक्यूट माय और दिस प्रोसीजर आई वांट टू एग्जीक्यूट बाय द सर्वर। ठीक है, तो जो क्लाइंट का मैसेज होता है दैट इज अ रिक्वेस्ट मैसेज, उसका फॉर्मेट ये है। तो मैसेज आइडेंटिफायर इज नथिंग जस्ट अ सीक्वेंस नंबर दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी रिक्वेस्ट है, और यू कैन से इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द रिप्लाई मैसेज। मतलब जब रिप्लाई आएगा तब भी आइडेंटिफाई हो जाए ना कि वो किसकी रिक्वेस्ट थी। और मैसेज टाइप स्पेसिफाई वेदर इट इज अ रिक्वेस्ट और इट इज अ रिप्लाई, एंड क्लाइंट आइडेंटिफायर इज यूज्ड इफ सर्वर इज you can say serving a many clients, then it on that time it is required that which client request it is, or it is also required once the server want to reply. And remote procedure identifier is a nothing, it is a just program number, version number and procedure number which you want to call, कौन से प्रोग्राम प्रोसीजर को आप कॉल करना चाहते हो, और आर्ग्यूमेंट जो आपको भेजना है। तो ये आपका रिक्वेस्ट मैसेज का टाइप होता है,
जिसमें आप मैसेज आइडेंटिफायर जो सीक्वेंस नंबर के इक्विवेलेंट होता है, मैसेज टाइप जिसमें आप ये बताते हो कि ये रिक्वेस्ट है या रिप्लाई है, उसके लिए कोई एक बिट सेट होती होगी 0 और 1, क्लाइंट आइडेंटिफायर के दोनों पर्पस होते हैं, और रिमोट प्रोसीजर आइडेंटिफायर जस्ट फॉर वी आर सेइंग कि भाई प्रोसीजर का नाम क्या है, उसका वर्जन नंबर कौन सा है, और आर्ग्यूमेंट। तो ये आपकी रिक्वेस्ट मैसेज में जाती है। अब क्या हुआ, ये तो आपके रिक्वेस्ट मैसेज तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब है कि रिप्लाई मैसेज का भी फॉर्मेट है, बट सर्वर को जब भी कोई एक रिक्वेस्ट मिलेगी तो सर्वर पहले ये सारी चीजें देखेगा। जब इसमें से सब चीज सही हो गई कि जिस क्लाइंट ने भेजा है वो जो है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, ऑथराइज होगा, देन ओनली it will serve his request. So first of all it will check whether this call whatever be request it is getting, it is violating a RPC or not. If it is not violating, then it will go to the next step, otherwise it will reject such a call. अगर कोई RPC प्रोटोकॉल की जो भी सिमेंटिक्स है या जो भी उसका मैसेज है उसका फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। सेकंड देखिएगा कि जो क्लाइंट है वो ऑथराइज्ड है क्या इस सर्विस को यूज करने के लिए, अगर नहीं है तो अनसक्सेसफुल रिप्लाई कर देगा। फिर वो देखेगा कि जो ये रिक्वेस्ट कर रहा है क्लाइंट कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो, इसका वर्जन और इसको एग्जीक्यूट करो, तो ये यहाँ पर है या नहीं है, अगर नहीं है तो अगेन अनसक्सेसफुल रिप्लाई कर देगा। फिर इस केस में देखेगा, अब ये देखा गया कि जो इसको आर्ग्यूमेंट भेजे हैं वो इन सबको डिकोड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर डिकोड नहीं कर पा रहा है तो एक एक्सेप्शन जनरेट कर देगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन है दिस में हैपन ड्यू टू एन इनकम्पेटेबल आरपीसी इंटरफेस बीइंग यूज्ड बाय द क्लाइंट एंड सर्वर। तो बेसिकली ये देखिएगा कि देयर इज इट मे हैपन दैट द रिमोट प्रोसीजर इज नॉट एबल टू डिकोड द सप्लाइड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इस केस में भी वो उसको अनसक्सेसफुल रिप्लाई भेजेगा। कोई एक्सेप्शन हो गया लाइक डिवाइड बाय 0 अगर हो गया तो वो भी अनसक्सेसफुल ही है। तो ये सारे 5 केसेस अनसक्सेसफुल रिप्लाई भेजेंगे। अगर ये पांचों सक्सेसफुल हो गया देन ओनली रिमोट प्रोसीजर विल एग्जीक्यूट एंड रिटर्न द रिजल्ट्स। सो व्हाट 5 स्टेप इट विल चेक कि भाई ये ऑथराइज्ड है या नहीं है, इसने जो आर्ग्यूमेंट भेजे हैं उनको मैं अनपैक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, आरपीसी सिमेंटिक फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, और देन नेक्स्ट इज अगर कोई एक्सेप्शन अकर हो गया, अगर ये सब हुआ तो अनसक्सेसफुल रिप्लाई करेगा, अदरवाइज सक्सेसफुल करेगा। तो अनसक्सेसफुल रिप्लाई और सक्सेसफुल रिप्लाई की ये 2 फॉर्मेट्स हैं। ये हमारा है सक्सेसफुल रिप्लाई। तो ऑलमोस्ट सेम ये मैसेज आइडेंटिफायर है, जो रिक्वेस्ट आई उसका रिप्लाई है, तो दैट इज अ मैसेज आइडेंटिफायर। मैसेज टाइप है कि आपकी रिक्वेस्ट है कि रिप्लाई है, रिप्लाई स्टेटस है दैट इज अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल है, एंड देन रिजल्ट है, ठीक है। और रिप्लाई में अगर अनसक्सेसफुल है तो मैसेज आइडेंटिफायर, मैसेज टाइप, रिप्लाई स्टेटस अनसक्सेसफुल, or reason, some words में whatever be we have decided that will be written here. So this is our unsuccessful reply and this is a successful reply. किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है मार्शलिंग आर्ग्यूमेंट एंड रिजल्ट। मार्शलिंग मीन्स बेसिकली हाउ यू कॉपी योर आर्ग्यूमेंट इनटू द मैसेज एंड फिर रिजल्ट आपके पास कैसे आ जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ आर्ग्यूमेंट यू कैन से, तो आर्ग्यूमेंट को कैसे ट्रांसफर करते हैं। सो टेकिंग द आर्ग्यूमेंट, इनकोडिंग द स्टेप, दिस इनकोडिंग इज, हाँ बेसिकली आप क्या करोगे कि जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको आप कन्वर्ट करोगे, involves the conversion of program object into a stream form that is suitable for transmission and placing them into a message buffer.
और डिकोडिंग इसका रिवर्स हो जाएगा। तो एक मिनट, तो बेसिकली यही है कि आपका अगर कॉल बाय वैल्यू है तो सिंपली आप जो स्केलर डेटा टाइप है टुगेदर मार्शल कंपाउंड टाइप बिल्ड फ्रॉम द स्केलर वन फॉल इन दिस, बेसिकली आप उसको मैसेज का एक पार्ट बना दोगे और वहीं पर वो डेटा को कॉपी कर दोगे। और पॉइंटर टाइप होगा तो उसका है कि या तो आप पॉइंटर टाइप भेज दो, फिर वो हर रिक्वेस्ट पर रिप्लाई आएगा, और या फिर आप है कि उस पूरे ऑब्जेक्ट को ही पहले मूव कर दो दूसरे एड्रेस स्पेस में। अब आता है सर्वर मैनेजमेंट। मतलब हमने ये तो देख लिया कि क्लाइंट जो है वो कॉल कैसे करेगा और वो अपने आर्ग्यूमेंट को कैसे भेजेगा। अब ये कि जो हम सर्वर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो उसमें दो पॉइंट्स आते हैं। एक आएगा कि भाई आप सर्वर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, मतलब सर्वर आपका स्टेटफुल होगा या स्टेटलेस होगा, और जो सर्वर का क्रिएशन है वो आप पर रिक्वेस्ट करोगे या पहले से क्रिएटेड होगा या पर सेशन करोगे। ठीक है, क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि जो आप प्रोसीजर कॉल कर रहे हो वो हमेशा सर्वर पर अवेलेबल ही हो। ठीक है, तो अभी आपके जो सर्वर है वो दो तरह के हो सकते हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस। स्टेटफुल मीन्स है कि जब आपने एक पहली रिक्वेस्ट करी और उसके बाद जब दूसरी रिक्वेस्ट करोगे तो वो जो उस आप कह सकते हो कि जब दूसरी रिक्वेस्ट करोगे तो उसका जो रिप्लाई होगा वो पहली के आंसर के बेसिस पे होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल या नीचे भी दिया और ऊपर भी बता रही हूँ कि जैसे हम HTTP की कोई भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हो ब्राउजर पे, तो ब्राउजर की रिक्वेस्ट स्टेटफुल होती है, स्टेटलेस होती है। आप कोई एक पेज खोलते हो या अपना आप कोई मेल पढ़ते हो तो वो स्टेटफुल होती है, स्टेटलेस होती है। इट इज अ स्टेटलेस। आप कभी भी कोई रिक्वेस्ट एक बार ब्राउजर खोलो चाहे 50 बार खोलो, 50 बार आप google.com लिखो, तो ऑलवेज इट इज अ स्टेटलेस। इट डजंट कीप, द सर्वर डजंट कीप योर रिक्वेस्ट। जैसे हम DNS के लिए बोलते हैं कि भाई मुझे किसी सर्वर का आप, ये मेरे सर्वर का नेम है, आप इसका मुझे IP एड्रेस बता दो, तो आप जितनी बार भेजोगे हर बार वो रिक्वेस्ट आपको भेजेगा, रिक्वेस्ट का रिप्लाई भेजेगा। और आप अपनी मशीन पे एक मैपिंग रख लेते हो कि इस IP से ये वाला नेम की मैप्ड है, बट सर्वर जो है वो रखता है, बट आपकी रिक्वेस्ट को हमेशा न्यू रिक्वेस्ट एज ए ट्रीट करता है। तो स्टेटफुल सर्वर और स्टेटलेस सर्वर में हम एक फाइल का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक मेरा फाइल सर्वर है, तो अगर मेरा जो फाइल सर्वर है उस पर मैं रीड और राइट की रिक्वेस्ट भेजती हूँ, और अगर वो स्टेटलेस है और या पहले मैं देख रही हूँ स्टेटफुल है, तो आपने पहली बार में एक रिक्वेस्ट भेजी कि फाइल ओपन करो, उसने एक रिटर्न भेज दिया आपको। दूसरी बार आपने बोला कि रीड करे फाइल, 100 बाइट्स जो है सर्वर से रीड करे, तो वो क्या करेगा, जो फ्रॉम वन स्टार्टिंग पोजीशन से लेके 0 से 99 बाइट रीड करेगा और आपको एज अ रिप्लाई वो डेटा भेज देगा। दूसरी बार अगेन आप रीड की रिक्वेस्ट बोलोगे और बोलोगे 100 बाइट रीड करो, तो वो क्या करेगा, जहां पर उसने पहले छोड़ा था वहां से नेक्स्ट चालू करेगा, तो अब वो 100 से लेके 199 तक के डेटा भेजेगा। दैट इज अ stateful because it keeps the information what was your earlier request and what is new request. Based on that it will return the reply. That is a stateful. अब stateful जो सर्वर है उसके अपने डिसएडवांटेज है, और अभी स्टेटलेस भी हम नीचे पढ़ रहे हैं, उसके अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। तो हमारा जो स्टेट, ये तो स्टेटफुल हो गया, मतलब आपकी जो करंट रिक्वेस्ट का रिप्लाई है वो डिपेंड करता है कि प्रीवियस रिक्वेस्ट क्या थी, क्योंकि आपका फाइल पॉइंटर उसके अकॉर्डिंग मूव हो गया इस वाली एप्लीकेशन में। और स्टेटलेस में क्या होगा कि आप खुद ही स्पेसिफाई करोगे कि कहाँ से कहाँ तक के डेटा पढ़ो, तो सर्वर को कोई मतलब नहीं आपने पहले क्या रिक्वेस्ट करी थी और अब क्या रिक्वेस्ट करी है।
तो पहले आप बोलोगे कि 0 से 100 तक का बाइट पढ़ो, फिर आपने बोला कि 100 से लेके नेक्स्ट 100 तक का बाइट पढ़ो. मतलब यू आर टेलिंग दैट व्हाट इज द स्टार्टिंग पोजीशन एंड हाउ मेनी बाइट्स यू वांट टू रीड. इट मीन्स यू आर स्पेसिफाइंग कि कहाँ से पढ़े और कितने पढ़े. और जबकि प्रीवियस केस में सिंपली यू सेड कि रीड द 100 बाइट. सो उस केस में आपकी सिमेंटिक भी डिफरेंट हो जाएगी. तो दिस इज अ स्टेटलेस. तो आपकी जो HTTP की ऑल द रिक्वेस्ट आर स्टेटलेस है. ठीक है. सो नाउ सो व्हाई वी यूज अ स्टेटलेस एंड व्हाई वी यूज अ स्टेटफुल. तो और कौन सा बेटर है ये डिपेंड करता है कि मेरी एप्लीकेशन कौन सी है. तो हम बोलते हैं कि हमारा स्टेटलेस सर्वर अच्छा है उस केस में, जबकि बिकॉज कि स्टेटलेस सर्वर अच्छा इसलिए कि अगर मेरा सर्वर क्रैश हो गया तो उसका जो सर्वर अगर क्रैश हो गया तो उसका जो इफेक्ट होगा वो नीदर ऑन माय क्लाइंट और नोर ऑन माय सर्वर. क्यों? क्योंकि जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो वो पूरी पूरी रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक के बाइट रीड करने हैं. तो क्लाइंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सर्वर भी अगर क्रैश हो गया और वापस रिकवर करेगा तो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है वो खुद ही स्पेसिफाइड आएगी कि उसको कहाँ से कहाँ तक के बाइट पढ़ने हैं. जबकि अगर मैं स्टेटफुल यूज करूंगी तो उस केस में क्या होगा कि अगर मेरा सर्वर क्रैश हो गया तो पहली बार तो क्लाइंट को पता ही नहीं लगेगा कि ये क्रैश हो गया और रिकवर हो रहा है. वो हमेशा रिक्वेस्ट भेजता रहेगा और उसको रिप्लाई आएगी ही नहीं. ठीक है. और जब वो रिप्लाई आने लगेगी तो पहले सर्वर को अपनी पुरानी सारी स्टेट को रिकवर करना पड़ेगा. So the use of stateless servers in a many distributed application is justified by the fact that stateless server have a distinct advantage over stateful server in the event of a failure. फेलियर जब होगा तभी हमारा स्टेटलेस सर्वर जो है वो अच्छा होता है. कि फॉर एग्जाम्पल विथ स्टेटलेस सर्वर इफ द सर्वर क्रैशेज एंड देन रीस्टार्ट द स्टेट इंफॉर्मेशन दैट इट वाज होल्डिंग मे बी लॉस्ट and the client process might continue its task unaware of the crash. उसको पता ही नहीं लगेगा and producing a inconsistent result. And similarly, when a client process crash and then restart its task, the server is left holding state information that is no longer valid. और अगर क्लाइंट क्रैश हो गया तो सर्वर जो है मतलब वो वाली इंफॉर्मेशन रख रहा है जिसकी कि क्लाइंट अब कभी यूज ही नहीं करेगा. सो देयरफॉर द क्लाइंट ऑफ अ स्टेटफुल सर्वर मस्ट बी प्रॉपरली डिजाइन्ड टू डिटेक्ट सर्वर क्रैशेस so that it can perform a necessarily error handling activities. On the other hand, stateless server, a client has to only retry a request until the server responds. It does not need to know the server has crashed and the network temporarily went down. Therefore, stateless servers which can be constructed around the repeatable operation make a crash recovery very easy. तो ये एप्लीकेशन डिपेंड पे करता है. नेक्स्ट है सर्वर क्रिएशन. तो सर्वर हम कब क्रिएट करें तो उसके 3 सिमेंटिक्स है. इंस्टेंस पर कॉल सर्वर, इंस्टेंस पर सेशन सर्वर और परसिस्टेंट सर्वर. इंस्टेंस पर कॉल सर्वर में मीन्स है कि जब मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी उसी समय वो सर्वर क्रिएट किया जाएगा उस आरपीसी की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए. तो ये वाली अप्रोच जो है उसके डिसएडवांटेज ये है कि इस टाइप के जो सर्वर होंगे वो स्टेटलेस सर्वर होगा, क्योंकि हमेशा जब भी एक नई रिक्वेस्ट आएगी आप एक सर्वर नया क्रिएट करोगे, वो उस आरपीसी को प्रोवाइड करोगे, तो एवरी टाइम यू हैव टू क्रिएट, सो ऑब्वियसली इट कैन नॉट मेक अ स्टेट. सेकेंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि every time you will create and then you will deallocate, allocate और deallocate it. तो इससे क्या होगा कि आपका ओवरहेड बढ़ जाएगा. So that is why we say कि instance per call server is a not good choice because it is obviously stateless and whenever we request arise we will create and whenever request complete we destroy. So obviously it will create a overhead. तो दूसरा सिमेंटिक्स है इंस्टेंस पर सेशन सर्वर.
इसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ डिलीटिंग अ रिक्वेस्ट ऑन ईच रिक्वेस्ट, हम लॉन्ग टाइम तक, जब तक कि वो एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट कंप्लीट ना हो जाए उसकी जितनी भी, तब तक हम उसको रखेंगे। तो पर सेशन सर्वर करते हैं तो इसमें मोर टाइम तक हमारा आरपीसी का जो सर्वर है वो क्रिएटेड रहता है। तो ऑब्वियसली इट इज अ बेटर देन द अबव वन। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको मल्टीपल RPC client cannot be used because it is created for the particular client request. So that is the disadvantage of this, or it can be implemented as a stateful for the particular client. Then a persistent server, मतलब ये वाला जो सर्वर है ये ऑलवेज एग्जिस्ट रहेगा। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो इट विल रिप्लाई टू द एनी क्लाइंट। सो तो ये जो ऊपर वाले दोनों है वो तो शेयर्ड नहीं हो सकते हैं बिटवीन मोर क्लाइंट्स, एंड इट कैन बी शेयर्ड बिटवीन द मोर क्लाइंट्स। सो अगर मोर क्लाइंट के बीच में शेयर करना है तो वी कैन यूज अ थ्रेड प्रोग्रामिंग इनसाइड द persistent server. So persistent server may be simultaneously bound to the server client in the case the server interleaves requests from a number of clients and thus has to concurrent manage server set of state information. If a persistent server is shared by a multiple client, the remote procedure call that it offers must be designed so that interleaved or concurrent requests from different clients don't interface with this. So this is how we can achieve if we want to share the between the different clients. So remaining thing we will look at in the next lecture. So today lecture we have seen what is the RPC semantic and syntax, how to pass the procedures call, and what is the message format of a RPC, and how the server are created, or server are created like persistent server or instance per sessions, and what is the stateful and stateless server. In the next lecture we will look at the remaining things.